द्रव की अविरतता का सिद्ध। देखो बेटा, किसी भी नली में जैसे तुम अपनी पेन की देख लो, पेन में देखोगे तो पिछले दिन जब रेनॉल्ड का इक्वेशन बता रहे हैं, तो मैंने कहा था कि यहाँ की त्रिज्या एकदम छोटी है, इसके पीछे जिसमें स्याही भरा गया है उसकी त्रिज्या इससे ज्यादा है। इसका मतलब एक बात तुम्हें अभी क्लियर हो गया कि अगर हमको द्रव को कंटिन्यू बहवा के ले जाना है तो हमारे को 3 प्रतिबंध होना चाहिए। पहला, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका होनी चाहिए। मतलब जहां से पानी या लिक्विड डाला जाए उसका एरिया ज्यादा हो और जितना दूर ले जाना हो उसका एरिया धीरे धीरे कम करते चले जाओ, बिना पंपिंग सेट के पानी जाएगा। अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ, घबराओ नहीं, हवा में बात नहीं होनी है। दूसरा क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि यह आदर्श द्रव होना चाहिए, यानी इसमें अश्यान द्रव हो, असंपीडित द्रव। अब तुम्हें पहले दिन यही कुछ सिखाया गया कि अश्यान क्या होता है, तो अश्यान और असंपीडित द्रव होना चाहिए। तो ये कहता क्या है, द्रव की अविरतता का नियम कहता है कि यदि किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका से कोई द्रव बह रहा है तो किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर, देखिए दो चीज का एकदम खुली चुनौती दे रहा है, किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर उनके क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, क्या कहा गया, सदैव नियत रहता है। इसी को अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। अब चित्र से सीखो, ये देखो चित्र में एक ऐसे बना दिए और जिसको कठिन लगे उसको ऐसे जमीन पर रख के बना के दिखा दें। अगर बताओ इसका नाम मैं एक्स वाई रखूं तो देखो एक सिरे का मुंह का व्यास ज्यादा है कि नहीं, और इस सिरे का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है देखो इससे कम है ना, तो बताओ ये नलिका अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका होगी, क्षेत्रफल वाली नलिका होगी। और इस नलिका में हमने कहा कि इसमें जो द्रव बहना चाहिए वह आदर्श द्रव होना चाहिए, यानी कि असंपीडित द्रव होना चाहिए। तो हमने अभी जो कहा उसको देखो, ये कहा कि किसी भी, ध्यान से सुनना, अभी तुममें से पूछेंगे तो खोपड़ी को इतना सेट करो कि कोई चीज सुनो, सीखो और बोलने आ जाए। अगर तुमको ये आ गया तो जान जाओ कि अब तुम पढ़ने योग्य हो गए और सपना देखो कि हम कुछ कर लेंगे। और अगर अभी भी दिमाग की इतिहास भूगोल वाला है तो बेटर नहीं होगा। बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका नाम रखा है, तो हमने कह दिया असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका। बोलो क्या रहेगा, अश्यान असंपीडित वाला। तो क्या कहता है कि किसी क्षण किसी भी बिंदु, यानी किसी क्षण किसी भी बिंदु मतलब तुम्हारा मन करे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ,
यस सर। किसी भी क्षण किसी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर। यस किसी क्षण का मतलब चाहे वहीं तो बतियाओ चाहे समझा के बतियाओ। यस सर। तो किसी भी क्षण में किसी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर यस सर। उसके क्षेत्रफल और जहाँ पर बतिया रहे हो वहाँ पर जो पानी बह रहा है उसका वेग, यानी उसके क्षेत्रफल और उसके वेग का हमेशा नियत करता है। इसी को हम सिद्धांत। यस सर। आ गया बच्चों? यस सर। अब फिर से एक बार सुनो और जिसको बोलना होगा अकेले दम पे बोलिए ना। किसी भी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका में कोई असमान कोई भी छोड़ा तो किसी भी क्षण उनके क्षेत्रफल उसके पहले वाले वेग का दिया जाता है। बोलो मान लिया कि माना x y एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका। अपना मारो जैसे नहीं करते क्या? माना x y एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका है। हाँ बेटा हो गई। यस जिसकी एक सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1। तो आपको ये जैसा कि सर्कमस्टांस दिखाया गया है उसे देखकर पढ़ने आ गया, कैसे पढ़ना है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब बताओ जितना पानी यानी जितना ये अश्यान और संपीड़ित द्रव यहाँ से जाएगा, यस बताओ अगर वो फ्लो होके यहाँ से निकलेगा तो जितना पानी या द्रव गया वही पानी यहाँ से निकलेगा कि उससे कम या ज्यादा निकलेगा? हाँ, इसलिए तुम कह सकते हो क्योंकि तुमने अश्यान और संपीड़ित द्रव लिया है। पिछले दिन जब गतिज स्थिति जो दाब ऊर्जा पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा कि बेटा पाइप में से कुल पानी नहीं निकलता है, लेकिन हमने उसके लिए अश्यान संपीड़ित द्रव तो नहीं मिल गया। लेकिन अब तुमने अश्यान और असंपीड़ित द्रव लिया है। अतः जितना यहाँ से पानी या लिक्विड फ्लो कराओगे वो सारा लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा, बाहर जाएगा, तब न कहोगे ये अविरत बह रहा है। अगर रुक जाएगा तब वो कहोगे बह रहा है, नहीं ना कहोगे। इसलिए अगर ये अविरत बह रहा है तो जितना पानी बोलो एक सिरे से पास होगा बोलो उतना वाई सिरे से आप पूछोगे। तो चलो हमने मान लिया कि एक सेकंड में यहाँ एक सिरे से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान और एक सेकंड में जितना यहाँ आया वो लोग उतना द्रव्यमान तो अगर पूरा द्रव बह के निकला होगा तो यहाँ जितना द्रव्यमान गया होगा उतना द्रव्यमान निकला होगा। दोनों बराबर होने चाहिए। कोई डाउट? अब यहाँ देखो एक सिरे से एक सेकंड में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान। तुम बहुत पहले से भी पढ़े हो, कल यूज भी हो रहा है। द्रव्यमान बराबर घनत्व
घनत्व गुणे आयतन। बोलो बेटा, यहाँ से कितना द्रव्यमान निकलेगा? बोलो, ये जो द्रव गया है वो डी घनत्व। अब आयतन यहाँ का चाहिए। यस सर। तो अभी पिछले वाले प्रैक्टिकल में मैंने आयतन को समझाया था। यस सर। ताप ऊर्जा निकालते हैं। यस सर। बोलो, आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ध्यान से बोलो, लंबाई और चौड़ाई को नहीं पता है, लेकिन यहाँ का क्षेत्रफल पता है। यस सर। तो बोलो, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल। आप क्या चाहिए? ऊंचाई। तो अभी पिछले दिन समझाए थे, उम्मीद है कि सबको आता है। यस सर। बोलो, जितना दूर ये जाएगा वही ऊंचाई है। यस सर। और कितना दूर जाएगा ये वेग बताएगा। यस सर। अगर उसका वेग भी मीटर प्रति सेकंड है तो बोलो वो 1 सेकंड में भी मीटर है। अभी पिछले दिन यस। बोलो 1 ही सेकंड का चाहिए। तो बोलो, हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बताओ बेटा, कितने वेग से यहाँ पानी जा रहा है? बोलो, यही विस्थापन में ऊंचाई होगी। यस सर। कल हमने ऐसे करके देखा। यस सर। भूल गया तो दोबारा समझाऊंगा। तो बोलो, विस्थापन यानी कि ऊंचाई। बोलो, कितने समय का? 1 सेकंड। तो बोलो, कीमत बराबर ऊंचाई। बोलो, उठा के रखते क्या? यस सर। तो डी बोलो, क्षेत्रफल है A1। A1 तो बोलो, यहाँ से निकला द्रव्यमान आ गया D1। आगे क्वेश्चन। अब जितना यहाँ से गया वो उतना यहाँ से निकलेगा। यस सर। इसलिए वाई शेष निकले हुए द्रव का द्रव्यमान। द्रव का द्रव्यमान। अब बताओ, अगर आप लोग कहो तो ऐसे ही हल करें, और अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो बोलो डायरेक्ट लिख दें। यस सर। बोलो, यहाँ से निकल रहा है अभी वही D1 है ना? यस सर। लेकिन इसका क्षेत्रफल एक हो जाएगा। बोलो, डायरेक्ट लिख दें। यस सर। तो बताओ, यहाँ से निकलने वाला द्रव्यमान बराबर D2 सेकंड। तो अब बताओ, फर्स्ट बराबर सेकंड। यस सर। जितना यहाँ से जाएगा उतने यहाँ से निकलेगा। उससे न कम निकलेगा नहीं निकलेगा। इसलिए फर्स्ट बराबर सेकंड। तो बोलो, D1 V1 बराबर D2 V2 बराबर आप देख सकते हो, ये बता रहा है कि एक सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उनके वेग का गुणनफल y सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उनका गुणनफल के बराबर। तो बताओ, क्या हम इसको a into v लिख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट होगा तभी तो दो केस के लिए बनेगा। देखो, यही ना सिद्ध करना। यदि किसी असमान परिच्छेद नलिका से कोई असंदिग्ध द्रव प्रवाहित किया तो किसी बिंदु पर देखो, यहाँ गया तो भी वही आया, तो कहना पड़ा कि किसी भी बिंदु पर उनके क्षेत्रफल अब आओ, इसी नियम को एक और तरीके से कर सकते हैं। बताओ,
बताओ, क्या याद रख सकते हो ना कि वेग बराबर कांस्टेंट बटे एरिया? जो 1 पर और 1 फ्री आता, बताओ क्या ऐसा हो गया कि नहीं? यानी उसका वेग उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब तुम लोग द्रव के अवैधता के नियम को 2 तरह से कर सकते हो। अब सुनना कैसे करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ तो फिर आगे बढ़ना। किसी भी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका से यदि कोई अश्यान असंपीड्य द्रव बह रहा हो तो किसी क्षण किसी भी बिंदु पर उसके क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल अथवा उसका वेग उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो। अब तुम देख सकते हो कि अब हम इस विधि से क्या करेंगे, अगर हम एरिया रिड्यूस करें, क्षेत्रफल कम करें तो वेग बढ़ जाएगा। इसीलिए पाइप में पानी यहाँ गिर रहा है और तुमको पानी वहाँ फेंकना है। बोलो एरिया रिड्यूस करते हो, पानी जाएगा। अब बोलो पंपिंग सेट लगाते हो। आप समझ गए? अब देखो हम जो कि गए हुए हैं नारायणपुर, हमारे काम ही यही, इसलिए मैं एक दिन चला गया नारायणपुर देखने के लिए। अब मैं गया तो क्या देखा कि नारायणपुर जहाँ कैनाल लगी है लगभग 500 मीटर चौड़ा वहाँ पे नहर है, आधा किलोमीटर। और अब वहां से जैसे जैसे ये नहर आगे बढ़ती जा रही है, अब इसकी चौड़ाई समझ में क्या कर रहा है? ये देखो। और अब वहां से आ करके जब रामनगर क्रॉस कर लिया और रामनगर क्रॉस करने के बाद जब मुगल शहर के पास आ रहा है तो अब वहां से देखना एक कैनाल हमारी तरफ आ रही है और एक कैनाल वहीं से उधर कट करके कटशिला से देखना ऐसे होते हुए चली जा रही है सकंडिया साइड में। कटशिला वाली जो नहर है वो उसी बड़की नहर में से निकल के आ रही है। और अब वहां से वो चलती हुई हमारे आके मड़हर पर एक प्रतापपुर के लिए जा रही है और एक चली जा रही नरवन के लिए। अब आप साइकिल लेके कभी भी उधर जाओ तो देखना जितनी चौड़ी यहाँ मसौनी के सामने नहर है, अब आगे चले जाओ और चले जाओ सीधे मरवी जवानिया से पहले सराजा के आगे, आप देखना वो नहर कम चौड़ी होती जा रही है। यानी आप समझ रहे हो क्या कर रहा है? यस सर। यानी क्या करता जा रहा है, जैसे जैसे नहर बढ़ती जा रही है, एरिया और वेग इसीलिए देखो पानी भागता जा रहा है। अब देखो दूसरा, अब बड़की नहर में से अब ये देखो, अब ये जो यहाँ लोकल गांव वाले बच्चे हैं मसौनी वाले, देखो ये नहर बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारे गांव में देखना यहाँ एक लिफ्ट लगा करके छोटी नहर इससे कम चौड़ाई की लगा है। अब इसमें देखना पानी एक नहर में धीरे धीरे बह रहा है और अब ये तुम्हारा घर खेत है, ये विकास का खेत है। अब इसके खेत में पानी लाने के लिए नहर नहीं तोड़ना है, पुलावा लगाना है। आप देखना इसकी एरिया और कम कर दी है। अब हे नहर में हे नाली में देखना पानी हेउ से तेज में बढ़ेगा। अभी अपने खेत में खोल दें पानी भर गया, बंद कर दें तो डूब जाएगा। आ रहा है बस समझ हो रहा है कि नहीं? इसी से वो पानी देखो पूरे इतने एरिया में सबके खेत तक पहुंच जा रहा है। समझ गए कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? यही प्रिंसिपल से तुम्हारे शरीर में भी ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे शरीर में 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिनी है। कितना? 1,00,000 किलोमीटर इस शरीर में है। आपको रहोगे ये अनुष्का सोच रही हमारे में नहीं है।
हम हर इंसान की बात कर रहे हैं। Yes. तो तू इंसान तो है तो तुम्हारे में भी है। Yes. अब है तो क्या से जा रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा हार्ट। अब यहाँ से ब्लड, ये डार्सल एओर्टा, इसका नाम पृष्ठ महाधमनी है। Yes. ये देखो इसका व्यास ज्यादा है। Yes. अब इससे ये देखो आर्टरी गई, ये एओर्टा थी, इसका नाम महाधमनी है। Yes. Yes. और जब ये अंग में घुस गई तो अब इसका नाम धमनी है। Yes. अब देखो इसका एरिया इससे कम होगा। Yes. और ये अंग में घुस के अब जब अंग में चली गई, हाथ में चली गई, Yes. अब हाथ में से बताओ बाह में जाएगी, हिम्मत जाएगी, अंगुली में जाएगी। Yes. अब ये पतली पतली नलिका में बैठेगी। अब ये आर्टरी थी, अब ये आर्टेरियोल हो गई। क्या हो गई? आर्टेरियोल, धमनिका। Yes. महाधमनी, धमनिका। धमनिका। और अब घुसेगी मसल्स में। Yes. अब ये बैठेगी कैपिलरी में, बारहवीं है, जैसे तोरे कपड़ा का बरवा है। Yes. अब ये हो गई कैपिलरीज। अब देख लिया? Yes. यानी यहाँ का रक्त तुम्हारे एक मसल तक कैसे चली गई? Yes. इसी से। Yes. यानी बड़ी नलिका में निकली थी हृदय से, Yes. अंग में गई तो पतली हो गई, Yes. अंग के एक हिस्से में गई तो और उसके सेल में गई तो ये नहीं है कि हेजा समरसीबल लगाया गया है, हेमन टुल्लू पंप लगाया गया है, ऐसा है क्या? नहीं है, खोल डालो शरीर, कहीं नहीं मिलेगा टुल्लू पंप। Yes. यानी इस थ्योरी से गया। तो इसीलिए नहर से पानी जो तुम्हारे गांव के खेत में जा रहा है वो इस थ्योरी से जा रहा है। Yes. अब मुझे लगता है अब इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आ गया समझ में? इसी थ्योरी से बेटा हम पानी को या द्रव को कहीं भी बहवाना हो बहवा सकते हैं। Yes. इसीलिए आपका उस दिन भी बताए थे, नीचे वाला बोरिंग का पाइप मोटा है तो ऊपर ब्लोअर पतला है। Yes. नहीं कहते 2-2.5 का पंप है। Yes. नीचे 2.5 ऊपर 2। सुने हो कि नहीं? Yes. 1.25 इंची और 1 इंची का है। Yes. 1.5 इंची 1 इंची का है। समझ में आ गया? Yes. जितना दूर ले जाना है पाइप। अब इसी थ्योरी से देखो, नगर पालिका भी पानी तुम्हारे गांव में पहुंचा रही है। अब वहाँ पानी टंकी में से देखना, इतना मोट पाइप में पानी आ रहा है। जब ये तुम्हारे आलो गली में गई तो अब इसमें से देखना पतली पाइप आ गई। और अब तुम्हारे स्कूल में कनेक्शन आया तो आधी इंची में बांटता है। आधी इंची की पाइप। तो इसलिए पानी तुम्हारे घर को भरा आ गया। रेडियस जितना रिड्यूस किया जाएगा अब बताओ। अब वही थ्योरी तुम्हारी कलम में लगी हुई है। Yes. उसको तो मैंने रेनॉल्ड इक्वेशन में ही बता दिया। इसीलिए तुम्हारी स्याही में जो ट्यूब है उसमें जो स्याही भरी हुई है वो स्याही क्या होगी? निकलती है। इसीलिए पहले जब टीवी में प्रचार आता था, उस समय हम लोग इंटर में पढ़ते थे, तो प्रचार आता था लिखते लिखते लग हो जाए। मतलब कि आप लिखते जाओ और स्याही आपकी इतना आपसे प्रेम करेगी कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। यानी इसी को लिख रहा, लिखते लिखते लग हो जाए। प्रचार का कॉन्सेप्ट का थीम है कि अगर एक बूंद भी स्याही आपके रिफिल में है तो आपके कागज पर उतरेगी, क्योंकि उसको उससे लव है। लिखते लिखते लव हो जाए। आप लव करो। Yes. आगे बस।